गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारे पार्लियामेंट टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारे राज्यसभा और लोकसभा का कंपोजिशन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा की ड्यूरेशन के बारे में। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस थी। अब हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट के मेंबर की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर बनने से अगर उसने कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब इसमें एक एग्जेम्पशन है, वो क्या है कि उन मिनिस्टर्स और उन ऑफिसेस को छोड़कर जिसको पार्लियामेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, बाकी अगर कोई भी मेंबर ऐसा है जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होल्ड किया हुआ है तो वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से क्या है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेकेंड चीज़ क्या बोली गई है कि अगर कोई पर्सन जिसको कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अनसाउंड माइंड का है, मीन्स उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मीन्स उसके पैसे खत्म हो गए हैं, उसने अपना जो कर्जा है वो नहीं चुकाया है, दिवालिया हो चुका है और वो अनडिस्चार्ज है, मीन्स कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है। और क्या केस है डिस्क्वालिफिकेशन का? अगर कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है या फिर उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को अक्वायर किया हुआ है या फिर किसी फॉरेन स्टेट में उसकी फॉरेन जो सिटीजनशिप के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है वो अंडर एक्नॉलेजमेंट है अभी। फिर क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है अगर उसके तहत कोई ऐसा पर्सन डिस्क्वालीफाई माना गया है तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फिर हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी कुछ पार्लियामेंट ने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है कि अगर कोई भी पर्सन गिल्टी फाउंड हुआ है, किसी भी इलेक्शन में कोई ऑफेंस करता पाया गया है या फिर कोई उसने करप्ट प्रैक्टिसेस की है, इट मीन्स वो किसी को पैसे खिलाकर इलेक्शंस जीतना चाहता है या कोई भी करप्ट काम किया है, तो उस केस में भी इसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। फिर बोला गया है कि उस पर्सन के खिलाफ किसी भी ऑफेंस के तहत वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, इट मीन्स उसके खिलाफ कोई भी जुर्म नहीं होना चाहिए, उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जिसके लिए उसको 2 या फिर 2 साल से ज़्यादा की जेल हो रखी हो, तो इस केस में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। पर अगर उस पर्सन को डिटेंशन हुई है, उसको अरेस्ट किया गया है किसके तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, तो उसको इस केस में डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा। फिर अब जितने भी हमारे इलेक्शन एक्सपेंसेस आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विद इन द टाइम उनको अकाउंट को पूरा कंप्लीट कर दे। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर बोला गया कि उस पर्सन का कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कोई वर्क में, कोई सर्विसेज में। अगर उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट निकलता है इन चीज़ों में तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर उस पर्सन को क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो कि कॉरपोरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें वो ना तो डायरेक्टर होना चाहिए, ना फिर मैनेजिंग एजेंट होना चाहिए, ना ही उसने वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ हो इन विच द गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर। जिस कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट का कम से कम 25% शेयर है उसमें ना तो वो डायरेक्टर होना चाहिए, ना वो मैनेजिंग एजेंट होना चाहिए, ना ही उसने उस ऑफिस को होल्ड किया होना चाहिए। अगर ऐसा करता हुआ वो पाया गया तो वो क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये जो पर्सन है किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में से क्या है, करप्शन और उसके ऊपर डिसलॉयल्टी के चार्जेस के तहत उसको डिसमिस नहीं किया होना जाना चाहिए। इट मीन्स अगर उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस लगे हैं, कोई डिसलॉयल्टी के चार्जेस लगे हैं स्टेट के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति और इसके रिगार्डिंग उसको उसकी सर्विसेज से बाहर निकाल दिया गया है, तो भी वो क्या है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर वो पर्सन किसी ऐसे काम में इन्वॉल्वमेंट अपनी ना दिखाए जहाँ पे वो क्या कर रहा है, किसी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कोई एनिमिटी लाने की कोशिश कर रहा है, कोई दुश्मनी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी को क्या है, रिश्वत देने का ऑफेंस कर रहा है
और क्या बोला गया इसके बारे में कि वो क्या करना चाहिए, ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे कोई सोशल क्राइम हो रहा है या फिर कोई ऐसे सोसाइटी की चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है जो कि गलत है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई, डाउरी सिस्टम, सती, इन चीज़ों को उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर ये पर्सन इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व पाया गया तो उसको क्या है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कौन हैंडल करेगा, उनके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और हमारे प्रेसिडेंट चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से उस पर एडवाइस ले सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं और फिर अपना उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। फिर बोला गया कि हम किसी पर्सन को, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हम चाहे तो पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जो हमारे 10th शेड्यूल में प्रोविजन दिया गया है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे। डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, वह कहता है अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरीली गिव अप कर दी है अपनी मेंबरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसके ऊपर वो क्या है, इलेक्शन जीत के आया है, तो उसको डिस्क्वालीफाइंग माना जाएगा। सपोज उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, फिर वहाँ से उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया और वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। उसके बाद जब वो पार्लियामेंट का मेंबर बना तो उसने वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया, तो इस केस में उसको डिफेक्शन लॉ के तहत क्या है, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सेकेंड चीज बोली गई, इफ ही वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस contrary टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बोला गया अगर वो पर्सन कोई ऐसा काम कर रहा है या फिर वोट डालने से मना कर रहा है जिसपे उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको ऑर्डर दिए हैं कि आपको इसमें सपोर्ट करना है, या फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट जा रहा है, उस केस में भी इसको डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर थर्ड चीज बोली गई, अगर कोई एक पर्सन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्ट होके एज अ मेंबर पार्लियामेंट को ज्वाइन करता है तो वो बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, उसको बाद में भी एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ही रहना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अगर वो ऐसा करता है, बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो क्या है, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर बोला गया कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो 6 महीने के बाद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो इस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब ये जो हमारा 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन लॉ के तहत डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर हम किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो उसमें किसका डिसीजन चलेगा, किसकी पावर चलेगी, राज्यसभा के केस में राज्यसभा के चेयरमैन की, और लोकसभा के केस में वहाँ के स्पीकर का जो फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा। इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी चेयरमैन और स्पीकर का डिसीजन होगा इस डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेटिंग ऑफ सीट्स की। किस किस केसेस में या फिर किस सिचुएशंस में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स क्या है, खाली हो जाती है। पहली सिचुएशन है डबल मेंबरशिप की। अब कोई भी पर्सन क्या है, वो मेंबर नहीं हो सकता दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एक सेम टाइम पे। एक ही सेम टाइम पे वो या तो एक ही हाउस में क्या हो सकता है, मेंबर्स हो सकता है, या तो वो राज्यसभा का मेंबर हो या फिर वो लोकसभा का मेंबर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी एक ही टाइम पे मेंबर हो। अब इसके रिगार्डिंग हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ लिखा गया है। अब पहली चीज क्या बोलता है ये एक्ट, कि अगर कोई पर्सन दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट कर दिया गया है, इट मीन्स उसके पास दोनों हाउस की मेंबरशिप है, तो उसको विद इन 10 डेज में इंटीमेट करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि वो कौन से हाउस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, कौन से हाउस की मेंबरशिप को अपने पास रखना चाहता है। अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, इंटीमेशन नहीं प्रोवाइड करता, तो जो उसकी राज्यसभा की सीट है वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर किसी एक हाउस में कोई सिटिंग मेंबर है और वो दूसरे हाउस के लिए भी इलेक्ट हो जाता है, इट मीन्स उसको दूसरे हाउस की भी मेंबरशिप मिल जाती है, तो इस केस में क्या होगा, जो उसके फर्स्ट हाउस की मेंबरशिप है, उसकी सीट है, वो वैकेंट मानी जाएगी।
तीसरी चीज बोली गई, अगर एक पर्सन एक हाउस में 2 सीट्स के लिए इलेक्ट हो जाता है, उसको 2 सीट्स मिलती हैं, तो उसको किसी एक सीट को चूज करना पड़ेगा। इन केस अगर वो ये चूज नहीं कर पाता है तो क्या है, उसकी दोनों सीट्स ही खाली हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी। सिमिलरली उसी तरीके से बोला गया कि अगर एक पर्सन क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर ऐसा होता है कि वो पार्लियामेंट में भी मेंबर है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी उसकी मेंबरशिप है, तो उस केस में उसकी पार्लियामेंट की जो सीट है वो खाली हो जाएगी। अगर क्या करेगा वो, अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देता है अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से विद इन 14 डेज के अंदर अंदर। इट मीन्स कि अगर एक पर्सन के पास दोनों ही जगहों की सीट है, पार्लियामेंट की भी और स्टेट लेजिस्लेचर की सीट भी, और उसको अगर पार्लियामेंट की सीट चाहिए तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर की सीट में से रेजिग्नेशन देना होगा विद इन 14 डेज के अंदर। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी पार्लियामेंट की सीट्स ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे रेजिग्नेशन की। अब जो भी मेंबर है वो अगर अपनी सीट से रिज़ाइन करना चाहता है तो वो राइटिंग में, राज्यसभा के केस में अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को अपना रेजिग्नेशन देगा। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। जैसे ही वहाँ के जो हेड हैं, चेयरमैन हो चाहे स्पीकर हो, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी वो सीट खाली मानी जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है कि जो चेयरमैन है और जो स्पीकर है वो चाहे तो उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना भी करें। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या है, इनका जो रेजिग्नेशन है वो वॉलेंटरी नहीं है और जेन्युइन नहीं है, तो चेयरमैन और स्पीकर उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एब्सेंस की। अगर किसी एक हाउस में कोई एक मेंबर की सीट हम क्या कर सकते हैं, वैकेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो एब्सेंट है वहाँ की मीटिंग्स में से कितने दिनों के लिए, 60 डेज के लिए विदाउट इट्स परमिशन। इट मीन्स उसने जो हेड है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन, उनकी बिना परमिशन के साथ उनकी उनकी मीटिंग्स में से 60 डेज के लिए अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उस मेंबर की सीट क्या है, वैकेंट मानी जाएगी। अब ये 60 डेज को काउंट करते समय हम कौन कौन से डेज अकाउंट में नहीं लेंगे, जब हमारा हाउस प्रोरोग्ड हुआ, अर्जेंट हुआ, ठीक है, वो वाले हम डेज इसमें काउंट नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशंस पर। अब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या है, वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया गया है जो कि हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के आधार है जिनके ऊपर आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, 10th शेड्यूल में लिखा गया है ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के बारे में। अब कुछ और भी केसेस हैं जहाँ पे क्या है, हमारे पार्लियामेंट में किसी मेंबर की सीट को वैकेंट माना जाता है। वो क्या है, अगर कोई भी इलेक्शन कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्शन क्या है, वॉइड है, या फिर किसी मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया है हाउस से, या फिर वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्ट कर लिया गया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्ट कर लिया गया है, या फिर उस मेंबर को गवर्नर ऑफ स्टेट के ऑफिस के लिए अपॉइंट कर लिया गया है, इन सारे केसेस में भी उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा। अब अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन को हम क्या कर ले, पार्लियामेंट में इलेक्ट कर ले, तो हमारे संविधान में उसके लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है जहाँ पे हम उसके इलेक्शन को वॉइड करार कर सकें। बट ये जो मैटर है ये कौन डील करेगा, ये डील करेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें ये कहा गया है कि ये पावर किसके पास है, हमारी हाई कोर्ट के पास है कि वो इस इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। कि किस केस में, कि अगर हमने कोई ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है उसको हमने क्या कर लिया है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट कर लिया है। अब इस केस में चाहे तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अपील कर सकती है। अब हम बात करेंगे ओथ एंड अफर्मेशन की। अब कोई भी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का हो, अगर वो अपने हाउस में जा रहा है तो उससे पहले उसे क्या करना होगा, ओथ और अफर्मेशन लेनी होगी। किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, या फिर इन केस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट ने जो भी पर्सन अपॉइंट किया है इस पर्पस के लिए उसके सामने कुछ शपथ लेनी होगी। अब वो क्या है, पहली है टू बियर ट्रू फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपनी इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करेंगे, या फिर जो भी उनको ऑफिशियल ड्यूटीज दी गई हैं वो फेथफुली उसको डिस्चार्ज करेंगे।
जब तक एक मेंबर ये ओथ नहीं ले लेता तब तक वो किसी भी प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हाउस की, और ना ही वो किसी भी हाउस में वोट डाल सकता है। इट मीन्स वो जो जितनी भी पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ हैं उस चीज़ के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा जब तक वो ये ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेगा। अब कुछ केसेस में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जहाँ पे एक पर्सन पे हम लाइबिलिटी लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं 500 रुपीज़ की पर डे के अकॉर्डिंगली। किस केस में? अगर वो मेंबर ऑफ हाउस की तरह, किसी एक मेंबर की तरह हाउस में बैठता है या फिर वहाँ पे वोट करता है। किस कंडीशंस में? अगर उसको ये पता है कि मैंने ऑथ और अफर्मेशन नहीं ली है, उसके बावजूद वो क्या है, एज अ मेंबर हाउस में बैठता है, तब उसको पेनल्टी लगेगी। अगर उसको ये पता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे डिसक्वालीफाई किया गया है मेंबरशिप के लिए, उसके बावजूद वो एज अ मेंबर हाउस में वोट करता है या बैठता है, तब भी पेनल्टी लगेगी। या फिर उसको ये पता है कि उसको प्रोहिबिट किया गया है कि आप हाउस में नहीं बैठ सकते, नहीं वोट कर सकते किसी पार्लियामेंट्री लॉ के तहत, तब भी उसे क्या है, पेनल्टी लगेगी 500 रुपीज़ फॉर ईच डे के हिसाब से। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। जैसे कि हर एक हाउस का अपने एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। सपोज कि जो हमारी राज्यसभा है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? हमारे चेयरमैन और हमारे डिप्यूटी चेयरमैन। हमारी लोकसभा में कौन है? स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। इसके अलावा क्या है, लोकसभा में हम एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं, और उसी तरीके से हम राज्यसभा में भी इस तरह के वाइस चेयरपर्सन्स को हम एक पैनल अपॉइंट करते हैं। अब जो सबसे पहला हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसकी हम इलेक्शन और टेन्योर के बारे में देखते हैं। अब जैसे ही हमारी लोकसभा की पहली सिटिंग होगी तो उसी में ही क्या करेंगे, हम अपने स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। अब जो लोकसभा है अपने ही मेंबर्स के बीच में से अपने स्पीकर को क्या करती है, इलेक्ट करती है। इन केस जो स्पीकर का ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो लोकसभा क्या है, दोबारा से इलेक्शन करेगी उसके अपने ही मेंबर्स में से एक, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अपने ही मेंबर्स में से वो एक नए स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। अभी जो स्पीकर की इलेक्शन डेट है वो कौन फिक्स करेगा? वो हमारे प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। ज़्यादातर जो हमारे स्पीकर हैं वो अपने पूरी लोकसभा के टर्म टेन्योर को उसमें ऑफिस में रहते हैं, बट कुछ केसेस में वो क्या है, उनके पूरे टर्म ऑफ ऑफिस से पहले ही उनकी सीट वैकेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस है अगर वो लोकसभा में एज अ मेंबर उनकी मेंबरशिप सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं डिप्यूटी स्पीकर को, या फिर स्पीकर के खिलाफ क्या है, एक रेजोल्यूशन पास होता है मेजॉरिटी के द्वारा, लोकसभा के मेंबर्स में मेजॉरिटी के द्वारा रेजोल्यूशन पास करती है उनको हटाने के लिए। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये कब मूव होगा, इसके लिए हमें पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस रेजोल्यूशन को क्या है, पास या रिमूव कर सकते हैं। अब जब तक स्पीकर की रिमूवल के लिए वो रेजोल्यूशन कंसीडरेशन में है तब तक हमारे स्पीकर क्या नहीं कर सकते, उस हाउस की सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते, वहाँ के वो हेड नहीं हो सकते उस सिटिंग के, ठीक है। वो चाहे तो प्रेजेंट भी है तब भी स्पीकर क्या है, उस सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते। हालांकि स्पीकर के पास ये पावर है कि वो उस हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टांस में, बट उनके पास जो इक्वालिटी ऑफ वोट के केस में जो कास्टिंग वोट की पावर होती है वो उस टाइम नहीं होती है। एज अ स्पीकर जब कोई भी इशू होता है, कोई भी बिल पास होता है, उस केस में अगर हम वोटिंग होती है तो एज अ स्पीकर वो पहली बार में वोटिंग नहीं करते हैं। बाद में जब कोई इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है, इट्स मीन कोई टाई का केस होता है, उस केस में स्पीकर के पास ये पावर होती है कास्टिंग वोट की, कि जो उसका वोट होगा वो क्या होगा, डिसीजिव फैक्टर होगा, डिसीजन फैक्टर उसका वोट देगा। बट इस केस में क्या है, जब उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है रिमूवल का, उस केस में उनके पास क्या है, ये कास्टिंग वोट का जो बेनिफिट है वो नहीं होता है, और उनको वोट क्या है, पहली बारी में डालनी होती है। अब जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी, इन केस लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो स्पीकर जो क्या है वो अपना ऑफिस खाली नहीं करेंगे जब तक कि नई लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आ जाती, तब तक स्पीकर क्या है, अपने ऑफिस में कंटिन्यू बने रहेंगे। जैसे ही नई लोकसभा आ गई, अब वो नई लोकसभा क्या करेगी, अपने ही मेंबर्स में से, अपने ही न्यू इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स में से एक नए स्पीकर को इलेक्ट करेगी।
फिर हम बात करेंगे हमारे स्पीकर की रोल, पावर और उसके फंक्शंस की। जैसा कि हमें पता है हमारी लोकसभा का जो हेड है, कौन प्रिसाइड कर रहा है उनकी मीटिंग्स को, वहाँ के स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं। अब इनको ये भी बोला गया है, ये क्या है, ये गार्जियंस ऑफ पावर, पावर के गार्जियन हैं। जो भी वहाँ के मेंबर्स की पावर, प्रिविलेजेस हैं, उस चीज़ को हमारे स्पीकर क्या है, गार्ड करते हैं। ये क्या होते हैं, हमारी लोकसभा के स्पोक्समैन होते हैं और किसी भी पार्लियामेंट्री डिसीजन में इनका क्या है, इनका डिसीजन ही फाइनल माना जाता है। अब कोई भी लोकसभा में कोई भी मीटिंग हो रही है, उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हमारे स्पीकर ही होंगे। अब इन कैपेसिटीज़ में इनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और कुछ पावर भी हैं जो ये इंजॉय करते हैं, क्योंकि इस हाउस में जो सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारे स्पीकर की है। उनकी डिग्निटी, उनकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको ये पावर देती है कि वो एक ग्रेट ऑनर को इंजॉय करें। अब जो हमारी लोकसभा की स्पीकर की पावर है, वो उनको कहाँ कहाँ से मिल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर से और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। इन सारी जगहों से उसकी पावर डिराइव हो रही है। अब हम देखते हैं उनके पास कौन कौन सी पावर और कौन कौन सी ड्यूटीज़ है। पहली है, जो भी स्पीकर होंगे उनका काम क्या है कि जो भी हाउस में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग वो अपने हाउस में ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन रखे। ये उनकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जितने भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा या फिर हमारी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स में लिखे गए हैं, उनके ऊपर फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन देगा, वो देंगे हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर तीसरी पावर ये है कि हमारे लोकसभा के पास पावर है कि वो किसी भी मीटिंग को सस्पेंड या फिर अडजर्न कर सकती है। किस केस में, अगर क्वोरम एब्सेंस है, मीन्स हमें एक मीटिंग को करने के लिए मिनिमम कितने स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। अगर हाउस में 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स नहीं है, तो उस केस में क्या है, हम एब्सेंस ऑफ क्वोरम मानेंगे और हमारे स्पीकर के पास ये पावर है कि वो हाउस को सस्पेंड और अडजर्न कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो स्पीकर है वो पहले इंस्टांस में अपनी वोट नहीं डालता है। किसी बिल पे, किसी इशू पे अगर वोटिंग हो रही है, तो वो उस पहली नॉर्मल वोटिंग में अपनी वोट नहीं डालेगा, क्योंकि उसके पास एक पावर है कास्टिंग वोट की। इट मीन्स अगर कोई टाई का केस होता है, जो लोग फेवर में डाल रहे हैं उनकी वोट्स इक्वल हो जाती है जिन लोगों ने अनफेवर में डाली है, टाई के केस में उसके पास एक कास्टिंग वोट का पावर होता है। इस केस में क्या होगा, अगर कोई डेडलॉक हो गया है, उस केस में क्या है, स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट डालेगा और उस वोट का जो फैक्टर होगा वो क्या हो, डिसीजन फाइनल होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी एक बिल के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे हमारे दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में एक डेडलॉक आ गया है उस बिल को लेकर, तो उसको सेटल करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं। अभी जो जॉइंट सिटिंग होगी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, इसको हेड कौन करेगा, इसको प्रिसाइड कौन करेगा, वो हमारे करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। सिक्स पॉइंट कहता है कि हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर है कि वो किसी सीक्रेट सिटिंग के लिए अलाउ कर सकता है, उनको परमिशन दे सकता है। अगर हमारे लीडर ऑफ हाउस, इट मीन्स अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करे स्पीकर से कि हम एक सीक्रेट सिटिंग करवानी है हाउस की, तो उसकी परमिशन कौन देगा, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा देंगे। अब उस हाउस की सिटिंग में क्या है, वो क्योंकि सीक्रेट है, तो किसी भी स्ट्रेंजर को वहाँ पे प्रेजेंट रहने की इजाज़त नहीं लेनी होती। अगर उनको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे स्पीकर से। अब एक बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसके ऊपर डिसीजन लेने का फैसला किसके पास है, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है और उनका डिसीजन ही फाइनल होगा। इन केस अगर एक मनी बिल क्या है, राज्यसभा में ट्रांसमिट हो रहा है कि आप इसके ऊपर रिकमेंडेशन दीजिए और प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है उसकी असेंट के लिए, तो स्पीकर की ये ड्यूटी बनती है, उसके पास ये पावर है कि वो उस बिल पे सर्टिफाई करके देगा कि ये जो बिल है ये क्या है, हमारा मनी बिल है। एट्थ पॉइंट कहता है अगर 10th शेड्यूल के प्रावधान के अकॉर्डिंग अगर किसी मेंबर ऑफ लोकसभा को हम इस बेसिस पे डिसक्वालीफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे, डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे डिसक्वालीफाई कर रहे हैं,
तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस अराइज होंगे उनके ऊपर डिसीजन लेने का हक किसका है? हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा का है। और सुप्रीम कोर्ट में 1992 में कहा कि जो भी डिसीजन स्पीकर लेगा उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्पीकर है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम कर रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ठीक है। और वो कैसे काम कर रहे हैं? कोई भी कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री में, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह भी वो काम कर रहे हैं। अब वो क्या, स्पीकर के पास क्या पावर है कि जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा की होगी उसके चेयरमैन को हमारे स्पीकर अपॉइंट करेंगे और उनकी जो भी फंक्शनिंग होगी उसके ऊपर सुपरविजन भी स्पीकर ही देंगे। अब स्पीकर होने के नाते जो भी हमारी कमेटीज़ हैं जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, इन सारी कमेटीज़ के चेयरमैन कौन है? हमारे स्पीकर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। इट मीन्स कि हमारे पास कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे स्पीकर का ऑफिस है वो क्या है? इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो। जैसे कि अगर हमें अपने स्पीकर को रिमूव करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक रेजोल्यूशन के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करे अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, ना कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ, तो हम स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं। हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या हो गई कि अगर हमारे टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस की मेजॉरिटी है 50% से अबव है, और हमारी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी हो गई कि उस टाइम पे उस हाउस में जितने लोग प्रेजेंट हैं और जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, अगर उसमें मेजॉरिटी है 50% से ऊपर है तो वो हमारी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी हो जाएगी। बट जो हमारा रेजोल्यूशन है अगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होता है तभी हम स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं। अब जो ये रिमूवल का रेजोल्यूशन है, इसका जो मोशन है वो हम तभी कंसीडर और डिस्कस करेंगे लोकसभा में जब क्या होगा, उसके पास कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा उस चीज़ के लिए कि हमें अपने स्पीकर को रिमूव करना है, तभी ये मोशन क्या है? कंसीडर किया जाएगा। अब जो भी स्पीकर की सैलरीज या फिर उसके अलाउंसेस हैं वो कौन फिक्स करेगा? हमारी पार्लियामेंट फिक्स करेगी। अब पार्लियामेंट इस चीज़ के ऊपर एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स इसके ऊपर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा, ये हमारी पार्लियामेंट ही फिक्स करती है और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब जो भी हमारे स्पीकर ने काम किया है या फिर जो भी कंडक्ट किए हैं लोकसभा की मीटिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे, अब हम उसको एज अ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये काम गलत किया या फिर उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, सिवाय एक केस में जहाँ पे हम क्या है सब्सटैंसिव मोशन लाकर उनके काम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अब जो हमारे स्पीकर की पावर है जिसके तहत वो क्या कर सकता है, कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, किसी भी प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है या फिर अपने हाउस में ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन नहीं जता सकती। इट मीन्स कोर्ट का इस पावर के ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इट मीन्स जो हमारे स्पीकर की पावर है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट चीज़ बोली गई, हमारे स्पीकर के पास पावर है कि वो पहले इंस्टांस में तो वोट नहीं कर सकता। इट मीन्स कोई इशू है उसके ऊपर जो पहली वोटिंग होगी उस केस में उसके पास वोटिंग की ताकत नहीं है, बट उसके पास क्या ताकत है कि अगर एक इशू पे कोई डिसीजन टाई हो जाता है तो उस केस में वो क्या है कास्टिंग वोट डालेगा और उसके वोट से ही डिसीजन लिया जाएगा। इससे पता चलता है कि जो हमारे स्पीकर की पोजीशन है वो कितनी इम्पार्शियल है। फिर जो हमारे स्पीकर की पोजीशन है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा हाई है। इट मीन्स जैसे ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ओहदा दिया गया है जो उसकी पोजीशन है 7th रैंक की, उसी के बराबर हमारे क्या है स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रखे गए हैं। इट मीन्स स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो रैंक है वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर है एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर को छोड़कर। अब हम बात करेंगे हमारे डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की। अब स्पीकर ही की तरह लोकसभा में क्या है डिप्यूटी स्पीकर को भी चुना जाता है। कहाँ से? अपने ही मेंबर्स में से वो किसी मेंबर को एज अ डिप्यूटी स्पीकर इलेक्ट कर लेते हैं।
अब जब भी कोई स्पीकर का इलेक्शन होगा उसके बाद ही हम डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, और जो भी डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट होगी उसको कौन फिक्स करेगा? हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा फिक्स करेंगे। इन केस हमारे डिप्टी स्पीकर की जो ऑफिस है, जो उसकी सीट है, पोजीशन अगर खाली हो जाती है तो लोकसभा क्या है, एक फ्रेश इलेक्शन करवाएगी और अपने ही किसी मेंबर में से इस वैकेंसी को फिल करने के लिए उसको एज अ डिप्टी स्पीकर इलेक्ट कर लेगी। अब स्पीकर की ही तरह हमारे डिप्टी स्पीकर भी अपने पूरी लाइफ जो भी उनकी लोकसभा में है, टेन्योर उनका है, वो हमेशा ऑफिस में बने रहेंगे। बट कुछ केसेस में ही वो क्या है, अपने टर्म से पहले अपनी जो पोजीशन है उसको वैकेट कर सकते हैं। अब वो कौन सी पोजीशन है? पहला, अगर वो लोकसभा की मेंबरशिप उनकी सीज हो जाए। दूसरा, अगर वो खुद से रेजिग्नेशन दे दे अपने स्पीकर को। तीसरा, अगर उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है उनको रिमूव करने के लिए और मेजॉरिटी जो भी लोकसभा की है वो ये रेजोल्यूशन पास कर रही है, तो उस केस में भी उनकी सीट को वैकेंट माना जाएगा। अब जो ये रेजोल्यूशन पास होगा उससे पहले आपको क्या करना है, 14 दिन का एक एडवांस नोटिस देना है। उसके बाद ही आप एक रेजोल्यूशन पास करते हो स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए। इन केस अगर हमारे स्पीकर की जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है तो डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, एज अ स्पीकर परफॉर्म करेंगे। इन केस स्पीकर जो है एब्सेंट है, वो किसी सिटिंग हाउस की सिटिंग को क्या है, प्रिसाइड नहीं कर सकते, उस केस में भी डिप्टी स्पीकर उनकी जगह पे बैठ सकते हैं। दोनों ही केस में क्या है, जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास स्पीकर की पावर आ जाएगी। अब अगर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग हो रही है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, उसको भी क्या है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर सकते हैं उस केस में जहाँ पे हमारे स्पीकर क्या है, उस सिटिंग से एब्सेंट है। फिर हमारे डिप्टी स्पीकर के पास एक खास तरह का प्रिविलेज है कि जब भी उसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी का एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस कमेटी का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। अब स्पीकर की ही तरह जब हमारा डिप्टी स्पीकर किसी हाउस की सिटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे तो उनके पास भी क्या है, फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग का राइट नहीं होगा, बट उसके पास क्या हो जाएगा, कास्टिंग वोट का एक प्रिविलेज आ जाएगा। फिर सेम तरीके से ही अगर उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है जहाँ पे हम डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, अगर वो रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है किसी भी हाउस में, तो उस केस में क्या है, हमारा डिप्टी स्पीकर क्या है, किसी भी सीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते, चाहे वो वहाँ पे प्रेजेंट भी क्यों ना हो। फिर जब भी हमारे स्पीकर हाउस की सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे, उसको हेड करेंगे, तो जो हमारे डिप्टी स्पीकर है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही हमारे हाउस में काम करेगा। इट मीन्स वो हाउस में बोल सकता है, उनकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी इशू क्वेश्चन पे वोट कर सकता है हाउस में। ठीक है, डिप्टी स्पीकर की उस टाइम पे पोजीशन एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह हो जाएगी। फिर जो भी डिप्टी स्पीकर की सैलरी बनती है, उनके अलाउंस बनते हैं, इसको कौन फिक्स करेगा, हमारी पार्लियामेंट फिक्स करेगी। और ये कहाँ से चार्ज किए जाएंगे, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाएंगे। फिर हम देखें जो हमारे 10th लोकसभा तक था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यूजुअली हमारी एक ही पार्टी से होते थे, जो कि रूलिंग पार्टी थी, जो मेजॉरिटी से जीत कर आती थी। बट 11वीं लोकसभा से ये बोला गया कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और जो हमारे डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होगी वो एक ऑपोजिशन पार्टी से होगी, ताकि दोनों में ही बैलेंस बना रहे। अब ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है, जब वो अपने ऑफिस को अज्यूम करते हैं, इसके लिए उन्हें कोई अलग से ओथ लेने की ज़रूरत नहीं है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ये ओथ लेते हैं वही इनकी कंटिन्यू रहेगी। अब ये जो भी इंस्टीट्यूशन था हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सिस्टम का, ये हमारे इंडिया में कब ओरिजिनेट हुआ, 1921 में ओरिजिनेट हुआ। किस एक्ट के तहत? वो एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे उनको नाम दिया गया था प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का। और ये जो हमारा सेम नोमेनकल्चर था, इट मीन्स जो ये सेम चीज़ चलती रही, वो कब तक चली, हमारी 1947 तक। फिर हम डिस्कस करेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा को। अब ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा है, ये कंसेप्ट कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है हमारे रूल्स ऑफ लोकसभा में।
इसमें वो कह रहा है कि जो हमारे स्पीकर हैं वो क्या करेंगे, 10 या फिर 10 से कम लोगों का एक चेयरपर्सन का वो क्या है एक पैनल बनाएंगे अपने ही लोकसभा के मेंबर्स में से। इन केस हमारे स्पीकर और हमारे डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, ठीक है, वो दोनों ही अपने ऑफिस से एब्सेंट हैं, उस केस में क्या होगा, इसी पैनल ऑफ मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को ये पावर दी जाएगी कि आप हमारी जो सिटिंग है उसको प्रिसाइड कीजिए जब तक हमारे जो स्पीकर हैं वो वापस नहीं आ जाते। अब ये जो मेंबर है जो कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से सिलेक्ट किया गया है एज अ स्पीकर, अब ये तब तक उस ऑफिस को होल्ड करके रखेगा जब तक एक नया पैनल नहीं आ जाता चेयरपर्सन का नॉमिनेट होकर। इन केस अगर ये मेंबर जो कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से इलेक्ट किया गया है एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए, वो भी क्या है एब्सेंट हो जाता है, प्रेजेंट नहीं है, उस केस में क्या है जो हमारे स्पीकर हैं वो किसी भी दूसरे पर्सन को ये कह सकते हैं कि भाई आप एज अ स्पीकर काम कीजिए। फिर ये बोला गया कि जो ये मेंबर है पैनल ऑफ चेयरपर्सन का वो क्या नहीं कर सकता, हमारी हाउस की सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता। किस केस में, जहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का ही ऑफिस खाली पड़ा हो। उस टाइम पे क्या होगा, स्पीकर की ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा, स्पीकर की ड्यूटी वो मेंबर ऑफ द हाउस परफॉर्म करेगा जिसको प्रेसिडेंट ने इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया हो, और वो मेंबर तब तक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता रहेगा जब तक न्यू इलेक्शंस नहीं हो जाते और वो क्या है स्पीकर की जो खाली सीट है उसको दोबारा से फिल नहीं कर देते। फिर हम डिस्कस करेंगे स्पीकर प्रो टर्म के बारे में। अब हमारे संविधान में दिया गया है ये प्रोविजंस प्रो टर्म स्पीकर का। अब जो भी हमारे लोकसभा के स्पीकर होंगे वो तब तक अपने ऑफिस में बने रहेंगे जब तक कि एक न्यू इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती। जैसे ही न्यू इलेक्टेड लोकसभा आएगी वो जो पुराने स्पीकर हैं क्या वो अपना ऑफिस खाली कर देंगे। अब जब तक उनकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती, नई इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक क्या है हमारे पुराने वाले लोकसभा के स्पीकर ही उस ऑफिस को फिल करके रखेंगे। जैसे ही हमारी न्यू इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग होती है उससे जस्ट पहले ही हमारे पुराने वाले लोकसभा के स्पीकर अपने ऑफिस को खाली कर देंगे। अब जो लोकसभा में जो भी मेंबर है उसको हम एज अ प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं, और ये इस अपॉइंटमेंट की ताकत किसके पास है, वो है हमारे प्रेसिडेंट के पास है। जो भी हमारी लोकसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको प्रेसिडेंट क्या है प्रो टर्म स्पीकर के तौर पर अपॉइंट कर देंगे, और प्रेसिडेंट खुद इस प्रोटम स्पीकर की ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे। अब जो ये प्रोटम स्पीकर का जो ऑफिस है ये क्या है, ये टेम्परेरी बेसिस पे है, ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है जब तक हम एक नए इलेक्शंस करवाकर अपने एक परमानेंट स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर लेते। अब जो ये हमारा प्रोटम स्पीकर है उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि हमारे स्पीकर के पास होती है। जो भी नई इलेक्टेड लोकसभा होगी उसकी जो पहली सिटिंग होगी उसके ऊपर कौन प्रिसाइड करेगा, वो करेंगे हमारे प्रोटम स्पीकर। अब इस प्रोटम स्पीकर की कुछ ड्यूटी है, और जो मेन ड्यूटी क्या है कि जितने भी नए मेंबर्स आए हैं हमारी नई इलेक्टेड लोकसभा में उनकी जो शपथ ग्रहण है, मतलब उनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर करेगा, वो हमारा ये प्रोटम स्पीकर करेगा। और ये क्या है कि ही ऑल्सो अनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट न्यू स्पीकर, और जब तक वो हाउस न्यू स्पीकर को इलेक्ट नहीं करता तब तक हमारा प्रोटम स्पीकर का ऑफिस कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही हमारे नए स्पीकर इलेक्ट होकर आ जाते हैं उसी के साथ साथ हमारे प्रोटम स्पीकर का जो ऑफिस है वो क्या है सीज हो जाता है। तो ये थे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, हमारे लीडर्स इन पार्लियामेंट टॉपिक पर, और हमारे पार्लियामेंट में कितनी तरह के सेशंस होते हैं, इन सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।